आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव लड़कर ताल ठोकते नजर आ रही है। इसी सिलसिले में निषाद पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे और संत कबीर नगर से सांसद प्रवीण निषाद भी मौजूद थे। इसके अलावा निषाद पार्टी अपने सिंबल पर पूर्वांचल की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही 16 अगस्त को निषाद पार्टी गोरखपुर में अपना 8वां स्थापना दिवस मनाएगी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। 16 अगस्त को निषाद पार्टी अपनी स्थापना दिवस मना रही है। 16 अगस्त की तारीख जो है वो उसके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन अटल जी की पुण्यतिथि है। भाजपा के द्वारा भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। 16 अगस्त को आप स्थापना दिवस मना रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इसे और कौन कौन से लोग गोरखपुर में सहयोगी दल देखिए, जिनको मुगलों और अंग्रेजों ने विस्थापित किया हुआ स्थापित होगा, इसके लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का हम लोगों ने गठन किया था और उसके दिन 16 अगस्त 2016 को हमें भारत सरकार के निर्वाचन आयोग से हमें पंजीकरण मिला था। गोरखपुर उसका केंद्रीय कार्य हर साल हम मनाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा विशेष होगा क्योंकि हम जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके लिए हम वकालत कर रहे हैं, उनके दिलों में हमने कितने स्थापित कर रखा, जगह लिया है। और निषाद पार्टी कहाँ तक स्थापित हो गई, किन जिलों में हो गई, किन ब्लॉकों में, किन गाँव में, किन प्रदेशों में हो गई, उस दिन है। और उस दिन इस बार इन जातियों जो उनकी आवाज़ उठाते रहे माननीय योगी जी हमेशा सदन में, जो उजड़े हुए लोग हैं, कंजड़ हैं, ये भी मुक्ति जनजाति के लोग हैं और निषादों की आवाज़ उठाते रहे और हमें मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं। उस दिन मुख्य अतिथि के रूप में वो आ रहे हैं और निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा और इसमें सभी संगठन के सभी विंग के लोग आ रहे हैं और इस बार ऐतिहासिक भीड़ होगी। दुबे जयनाथ पार्क गोरखपुर में 16 तारीख को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। उसमें सभी सहयोगी घटक भी हमारे उत्तर प्रदेश के एनडीए के आएंगे। ओम प्रकाश राजभर से लेके अखिलेश यादव, मायावती ने भी अब जाति जनगणना की बात शुरू कर दी है। मायावती का साफ कहना है कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। क्या रुख है निषाद पार्टी का जाति जनगणना पे? ये लोग आज बोल रहे हैं, बल्कि मैं 7 जून 2015 को मैं बड़ा आंदोलन किया था कि सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर गणना होनी चाहिए। हम 70 लाख थे तो 2011 में हमको कहीं से 7,000 कर दिया गया। कैसे गिनते? तो ये मारने वाली गिनती नहीं। तो हमें गोली चला के एक भाई को मार दिया, 302 का फर्जी मुकदमा। हम चाहते हैं कि ये पहले जो जाति जनगणना उठाने वाले, इनसे एक हमारा सवाल है कि जब ये सत्ता में रहते तो जाति नहीं याद आती है, तो वही चंगू मंगू याद आते हैं। इनके सहयोग से 2004 से 2014 तक केंद्र की सरकार चल रही थी, तब क्यों नहीं इन्होंने जाति जनगणना कराई? जाति जनगणना संविधान के मुताबिक भारत सरकार का काम है। राष्ट्रपति के अधीन आता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। उसने सेंसस मैनुअल 1961 लिख रखा कि अनुसूचित जाति है, उसकी उपजातियाँ पर्यायवाची जात हैं, वो कहाँ गिने जाएंगे? तभी तो हम 70 लाख उसके हिसाब से हमारी गिनती है। ये कहाँ गिने जाएंगे? जो रोड पर आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं, जो रोड पर घूम रही हैं, 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश की हैं, 578 जातियाँ पूरे देश की हैं, ये कहाँ गिनी जाएंगी? पहले बताइए कि पिछड़े में गिने जाएंगे, कि अनुसूचित में गिने जाएंगे, अनुसूचित जनजाति में गिने जाएंगे, विमुक्ति में गिने जाएंगे, अर्ध घुमंतु में गिने जाएंगे? ये पहले विसंगति दूर हो, इसमें सर्वे हो कि इनके साथ जो क्रिमिनल टाइप साइट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट कहता है कि इनको 74 प्रकार की विशेष व्यवस्था देकर इनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाए, तो उसके रिपोर्ट को किसने कूड़ेदान में डाला? क्यों ऐसे देश को आज़ाद कराने जातियों को कौन अपमानित किया है 70 साल का, और कौन सम्मान दे रहा है? तो ये इस पर सर्वे हो जाए, गिनती तो अपने आप हो जाएगी कि कैसे हो। पहले तय हो जाए कि कौन कहाँ गिना जाएगा। आप मछुआ समाज को आगे लेके जाने की बात करते हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं, बड़े नेता हैं आप अपने समाज के, लेकिन अगर बात की जाए तो कुछ गोताखोर हैं जो अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा के लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कुछ आगे कर सकते हैं? ऐसे लोगों को क्या कैसे बढ़ावा देगी सरकार या आपका विभाग कैसे बढ़ावा देगा?
देखिए, लीडर का काम है द लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को लिफ्ट करा दे। ये पहली बार है 26,000 करोड़ रुपया दिलाया, और पूरे देश के मछुआरों की 11,000 करोड़ कोस्टल, 9,000 करोड़ रुपये इनलैंड में है। इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उत्तर प्रदेश में इनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए 15,000 लोगों को मैंने एक साल में अभी सेलेक्ट किया, 14,500 मछुआरे उसमें हैं। इनके लिए 60% सब्सिडी, महिलाओं को 40 सामान्य प्रूफ। इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करा दी कि बिना किसी गारंटी की अपने आधार कार्ड पर कोई मछली का व्यवसाय करना चाहता है, नदियों पर जल आधारित व्यवसाय, तो वो कुछ नहीं करता है, अपना एक सिंबल देगा, हमारे यहाँ फिश फार्मर ऐप है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराएगा, 1,60,000 रुपये उसे गोल्ड बिना, और उस पर 3% 7% ब्याज है, 3% केंद्र सरकार दे रही है, और 4% हम खुद दे रहे हैं। अब हम अपने मछुआ कल्याण कोष से फ्री में 1,60,000 रुपये देकर उसे व्यापार कराएंगे। अगर गारंटी है तो 3,60,000 है। आज उनके लिए हमने उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई है। ऐसे सभी लोग सम्मानित करूंगा जो गोताखोर हैं। इनकी अर्थव्यवस्था में हम करूंगा। इनको हम जलाशय में जलाशय देकर, जो नदियों में हैं, कि उसी नदी में या नदियों में, पोखरे में, बड़े बड़े झीलों में हम प्लास्टिक के जलाशय दे रहा हूँ फ्री की उनकी महिलाओं को, कि उस पर जलाशय में जलाशय डालिए और मछली उत्पादन में आइए, 10 पैसे का बच्चा हमसे लीजिए, फ्री में दूंगा। हम उनके लिए अनुदान दे रहा हूँ, और बढ़ाएं, और 3 महीने बाद खाली फिंगर लिंक कर दें तो 3 महीने बाद ही 3 रुपये का होगा 10 पैसे का बच्चा। हम उनको चाहते हैं कि वो व्यापार में आए, व्यवसाय में आए, आत्मनिर्भर बने। उनके लिए कोचिंग के लिए, उनके बच्चों की फीस के लिए, दैविक आपदा मुझड़े हुए लोगों को व्यवस्था है, फिर किसी भी दुर्घटना में अगर, और उनके घर बनाने के लिए है, कम्युनिटी हाल के लिए, उनके बच्चों को हम व्यावसायिक शिक्षा दिलवाने के लिए, ये सारी योजनाओं को मैंने 12 योजनाओं के माध्यम से मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई है, निषाद राज बोर्ड। तो ये जो गोताखोर हैं, इनके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख रखा है कि विशेष रूप से एक अभियान चले, हर जिले में इनके लिए जिला स्तर पर एक जो एनडीआरएफ की टीम है उसमें इन्हें रखा जाए, इन्हें विशेष स्थान देकर इनको भी जो है वो सम्मान दिया जाए। चूँकि जब डूबना होता है, नीचे लाना होता है, तो उन्हीं को है। और इसी तरीके से एक हमारा यहाँ का लड़का सिरपाल है, उसको हम लोगों ने देखे सम्मानित, उसके लिए मैं मकान, उसके लिए एक व्यवस्था, मैंने व्यावसायिक व्यवस्था करा दी, अपने अधिकारी को निर्देश जारी कर रखा। ऐसे पूरे प्रदेश में चिन्हित कर रहा हूँ जो भी गोताखोर हैं, जो भी अपने जान बचाने वाले हैं, और बाढ़ में चाहे किसी भी दैविक आपदा में, उनको हम सम्मानित कराएंगे, उनको हम विकास मुक्त धारा में लाने के लिए व्यवस्था देंगे। अच्छा, दिल्ली में कई मुलाकातें आपकी भाजपा हाईकमान से हुई, उनको 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 24 में निषाद पार्टी की क्या तैयारी, कितनी लोकसभा सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैंने नड्डा साहब को धन्यवाद देना था और उनसे शुभकामनाएं लेना था अपने स्थापना दिवस के लिए, कि जो विजयनाथ पार्क गोरखपुर में बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री आ रहा है, और जो मेरा निषाद राज का किला, कभी मोदी जी वहाँ उतरे और निषाद राज की धरती को नमन किया, 9 बार जय निषाद राज का नारा लगाया। माननीय गृह मंत्री ने आदेश किया और वहाँ मूर्ति भगवान राम और निषाद राज की लग गई 56 फुट की। 20 करोड़ 38 लाख रुपए निषाद राज के किले पर दिया है। तमाम योजनाएं थे, तो उसके लिए आमंत्रित करने गया था कि आप वहाँ हमारे उस किले के उद्घाटन के माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बुलाएं। और दूसरा आज के दिन में है कि हम और प्रदेशों में चुनाव लड़ चुके हैं, माने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड, तो हम और राज्यों में हम आपकी मदद कर सकते हैं। एनडीए की 330 पार, एनडीए की सरकार जो हम लोग संकल्प लिया 18 तारीख, उसको पूरा करेंगे। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 16 अगस्त को निषाद पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएंगी और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जाति जनगणना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जब सरकार में होते हैं तो उनको जाति जनगणना की नहीं आती है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ विवेक शाही। यूपी पुलिस विभाग के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति को लागू करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया था। इसके तहत पिछले 40 दिनों में 471 अपराधियों को सजा दी गई है। 3 मामलों में आरोपियों को मौत की सजा दी गई है और 149 मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने आगामी 15 अगस्त की तैयारी के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सभी जनपदों में मुख्यालय से आदेश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 2023 के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम प्रायोजित होने हैं, उस संबंध में शासन के विस्तृत निर्देश
जारी किए जा चुके हैं। इस संबंध में जो सावधानियां बरती जानी है, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश पुलिस मुख्यालय से हमारे सभी फील्ड फॉर्मेशंस को दिया गया है। मुख्य कार्यक्रम सभी जगहों पे, प्रत्येक जनपद में, सरकारी भवनों पे झंडारोहण से होगा। उस दौरान माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण तथा हमारे अधिकारी जहाँ की उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। इस संबंध में लखनऊ में जो मुख्य कार्यक्रम होगा, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खुद झंडोत्तोलन किया जाएगा। इस दौरान अछूत और अभेद सुरक्षा व्यवस्था रहे, इसके संपूर्ण उपाय लखनऊ तथा अन्य शहरों में किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए अंतर्राज्यीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। उसके दौरान दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराया जाएगा। आवश्यक ट्रैफिक डाइवर्शन जो दिल्ली के द्वारा बताए गए हैं, वो हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। इस दौरान जितने भी होटल, ढाबे, सराय इत्यादि की चेकिंग लगातार प्रारंभ की जाएगी तथा मुख्य कार्यक्रम स्थलों के आसपास एंटी सबोटाज चेकिंग और कुछ जगहों पे हमारे एटीएस के कमांडो भी लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश द्वारा अपराध, अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति तथा अपराध होने पर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उनको कठोर सजा सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस पर और बल देते हुए मिशन मोड में कार्रवाई करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने, अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की पैरवी कर अधिकाधिक सजाएं कराए जाने के उद्देश्य से एक साथ 23 से प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान संचालित किया जा रहा है। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत महिला संबंधी अपराध, हत्या, लूट, डकैती, गोकशी, धर्म परिवर्तन, माफिया संबंधी अपराध एवं अन्य सनसनीखेज अपराध जैसे लव जिहाद या इस तरह के जो मामले हैं को सम्मिलित किया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन का संचालन पूरे प्रदेश में किया गया है एवं तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा इसका पोर्टल बनाकर इसकी समीक्षा की जा रही है। खबर लखनऊ से है, जहां सहकारिता भवन के पीसीयू सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और जेपीएस राठौर ने जय किसान जय विज्ञान मिशन कृषि शक्ति विषय पर कहा कि ड्रोन कृषि क्षेत्र का भविष्य है। ड्रोन से फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, जिसका डेमो सहकारिता मंत्री ने ड्रोन से गुलाब जल का छिड़काव करके दिया। प्रशिक्षित ड्रोन पायलट तैयार करने के लिए ICCMRT में ड्रोन पायलट का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। भविष्य की अच्छी टेक्नोलॉजी, इस ड्रोन के माध्यम से कई प्रकार के काम आज के समय में हो सकते हैं और इसके अपार संभावनाएं हैं। जिस तरह से कभी इंटरनेट की खोज हुई तो इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या हो सकता है उस समय लोगों ने सोचा भी नहीं था। आज उस इंटरनेट ने क्रांति ला दी। उसी प्रकार से ड्रोन के द्वारा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके बारे में अभी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ICCMRT हमारी संस्था कोऑपरेटिव की है, उसमें हम इस ड्रोन को चलाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग का एक पाठ्यक्रम शुरू करने वाले हैं। फरीदाबाद में हड़ताल पर बैठी आशा वर्करों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय का घेराव किया और अपनी मानदेय को बढ़ाने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को अपनी मांग पत्र सौंपा है। आशा वर्कर यूनियन की प्रधान हेमलता ने बताया कि पूरे प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों के घेराव किया गया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मांग पत्र को ले लिया है और जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने इन मांगों को रखने का आश्वासन दिया है। सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता जब तक न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए, हमारे मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, ESI और PF की सुविधा दी जाए, आशा वर्कर को हेल्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो ऑनलाइन काम का दबाव बना रखा है वो खत्म किया जाए। फैसिलिटेटरों की विजिट में प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाए।
जो मरीजों को आशा वर्कर अस्पताल तक ले जाती है और मासिक मीटिंगों में जाती है, उनका किराया भत्ता दिया जाए। आशा वर्कर की जो ड्रेस है उसका 2000 रुपये वार्षिक दिया जाए, ये हमारी मांगे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने संगठन की ओर से आशा वर्कर की जो 8 तारीख से हड़ताल चली हुई है उसका भी और मांगों का भी पुरजोर समर्थन करता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन में, ये 2005-06 से शुरू हो रही है। ये कहते थे कि 12 साल के बाद तो कुर्ड के भाग जाग जाते हैं, ये 17 साल के बाद भी। आज मंत्री से हम ये पूछ रहे थे कि ये कर्मचारी हैं मजदूर हैं, कर्मचारी का वेतन नहीं है, मजदूर की मजदूरी नहीं है, और 1000 रुपये इनको देते थे। लंबी हड़ताल के बाद 4000 रुपये एक फिक्स हुआ, लेकिन 18 से आज 4 साल के बाद भी मानदेय में 1% की भी 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। सुल्तानपुर में अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या मामले में मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर सिराज अहमद के साथ फरार चल रहे इस्लामाबाद वेग पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। हत्याकांड के बाद से ही सिराज अहमद और इस्माइल पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। साथ ही अतिक्रमण की चपेट के घर के कुछ हिस्से को बुलडोजर से गिराया गया। पुलिस ने आरोपियों के घर नोटिस चस्पा करने का भी काम किया है। खबर कानपुर से है, जहां देश की संसद में सुरक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक सगे भाई ने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता का शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कल्याणपुर पर एक 23 वर्षीय युवती ने आकर सूचना दी कि उसी का सगा भाई उसके साथ शारीरिक रूप से शोषण करता है। इस मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना कल्याणपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 357/2023 धारा 376, 323, 506 और 120 डी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। वादिया ने अपनी लिखित तहरीर में यह भी बताया कि यह पूरा प्रकरण उनकी मां के संज्ञान में था। मां से उन्होंने मदद की अपील भी करी, लेकिन मां ने उनकी कोई अपील को नहीं सुना, मदद नहीं की और साथ ही पीड़िता को ही डांट डपट कर चुप रहने के लिए बोला। अभी जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, तथा सह अभियुक्ता उसकी जो मां है उससे भी उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। हरदोई में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों से हुए पथराव में एक बच्चा सहित कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में रहने वाली एक नाबालिग ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद घर से सुसाइड नोट मिला। दरअसल लड़की अपने भाइयों की नशा करने की आदत से परेशान थी। उसे छुड़ाने के लिए उसने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। वहीं डीसीपी शुभम पटेल के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस भी नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को और ज्यादा सुदृढ़ तरीके से चलाने की बात कहती हुई नजर आ रही है। देखिए, कल थाना कौशाम्बी क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की ने सुसाइड किया है। मौके पर जाकर इसमें जांच की गई तो ये प्रकाश में आया कि एक मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उस लड़की ने ये अंकित किया है कि वो अपने भाई की शराब की और नशे की आदत से परेशान थी और कई बार उसने समझाया, परंतु उसमें कुछ सुधार न होने के कारण उसने ऐसा कदम उठाया है, जो बहुत ही दुखद है। तो उक्त प्रकरण में शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ये एक समाज के लिए भी एक बहुत ही दुखद है कि नशे की आदत की वजह से एक लड़की को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। तो इस प्रकरण में हम जो हमारी नशे के खिलाफ जो मुहिम है उसको पुलिस लगातार चलाती रहती है और हम आगे भी प्रयास करेंगे कि और सुदृढ़ तरीके से इस मुहिम को चलाया जाए। आगरा में पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एसीपी ताज सुरक्षा के नेतृत्व में चोरी और टप्पेबाजी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चोरी करने वाले आरोपियों के पास से लाखों रुपए की ज्वेलरी, अवैध तमंचा समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पकड़े गए चोरों के ऊपर पहले भी आगरा और अन्य जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, थाना न्यू आगरा पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम नगर जोन में उनके संयुक्त रूप से एक बहुत बड़ा चोरी, टप्पेबाजी और लूट करने वाला गैंग उसको पकड़ा है और इस गैंग ने स्वयं से की हुई 9 घटनाएं कबूली हैं और इन घटनाओं में चोरी की हुई जो भी धनराशि, बहुमूल्य सामान, ज्वेलरी
टीवी, मोबाइल फ़ोन उनकी बरामदगी हुई है। इस गैंग के 5 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इनके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे शहर के और आसपास के जनपदों के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। इनके गैंग के 2 अन्य साथी पहले की हुई चोरियों में जेल जा चुके हैं। एक बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी सामान्य तौर पे तो ये घरों का ताला तोड़ के, जो आप डिवाइस यहाँ पे रखी हुई देख रहे हैं, इनकी मदद से ताले तोड़ के और दरवाजे तोड़ के बहुमूल्य सामानों की चोरी करते थे। ज्वेलरीज की, कैश की, घर में रखी हुई महंगी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, घड़ियाँ, इन जैसे सामानों की चोरी करते थे। साथ ही साथ पूछताछ में ये भी सामने आया है कई बार इन्होंने टप्पेबाजी और लूट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया है। रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर छात्रों के एक गुट ने कई साथियों के साथ मिलकर दूसरे छात्र पर डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल छात्रों के परिजनों ने 5 लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। बेटा क्या नाम है? अविनाश यादव। क्या हुआ? मारपीट हुई, 2 लड़के गाड़ी से, हम लोग छुट्टी मारे स्कूल से, हम लोग गेट से निकले तो 2 लड़के गाड़ी से उसके बाद मारना शुरू कर दिए। उसके बाद मारने के बाद हम लोग उसके बाद मारे। उसके बाद थोड़ी देर बाद गाड़ी लेकर गए आगे से, वहाँ से फंटी लेकर आए, वहाँ से हम लोग भाग लिए थे। और उसके बाद इनको फंटी से मारा इनके पूरे हाथ पे, और उसके बाद हमें चौराहे पे दौड़ा के मारा फंटी से, 6-7 फंटी सिर पे मारी, दौड़ा 6 लोग थे गाड़ी से। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? दुर्गा इंटरमीडिएट कॉलेज। कहाँ पे लड़ाई हुई? पटेल नगर। कौन लोग थे, पहचानते हैं क्या? हाँ पहचानते हैं। क्या नाम था? अमन गडेरिया, अमरोज शुक्ला, MD अमन, मोहम्मद अमन, उसके बाद अजय भारती थे और आंसू। काहे को लेकर लड़ाई हुई थी? ऐसे अलीगढ़ के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में दबंग लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस ने छात्रों को एक गुट के 3 छात्रों को पकड़ लिया है, जिस पर छात्रों के परिजनों के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों में नाराजगी है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों सपाइयों ने थाने का घेराव करते हुए पकड़े गए निर्दोष नाबालिग छात्रों को छुड़ाने की मांग की है। थाना विजयगढ़ में हमारे आने का, हमारे अध्यक्ष जी, हमारी सभी पार्टी और जितने लोग हैं आने का एक मकसद ये था कि यहाँ कॉलेज में बच्चों में झगड़ा हुआ। झगड़ा एक दिन बच्चों में छोटों में हुआ, उसके बाद में दूसरे पक्ष ने नेक्स्ट डे बहुत सारे लोगों को बुला के नाजायज असलों के साथ में फायरिंग कराई, उनकी बहुत बुरी तरह से मारपीट की। उसमें बच्चियों के साथ भी मारपीट हुई है, उनके भी हाथ पैरों में चोट लगी है, सर भी फटे हैं। उसकी कार्रवाई जो पुलिस को करनी चाहिए थी उसको ना करके जो लोग पीड़ित थे, जिनके साथ मारपीट हुई है, उन्हीं लोगों को, आज 3 बच्चों को इन्होंने जेल भेज दिया। मैं लक्ष्मी धनगर, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष। और आज ये झगड़ा आज का नहीं है, 2-3 दिन पहले का है। शिक्षा जैसे मंदिर में अगर गोलियां चलेंगी, फायरिंग होंगी तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आज भाजपा के पोषित गुंडे जाकर, छात्र नहीं बाहर के लोगों ने, भाजपा के पोषित गुंडों ने बच्चों पर फायरिंग की है और आज जिन्हें परेशान किया है उनको ही चालान कर दिया। फरीदाबाद में एक आवारा गाय ने स्कूली छात्रा को बुरी तरीके से रौंद दिया। वहीं दूसरी घटना में युवक रात को ड्यूटी करके घर लौट रहा था, तभी सांड और एक गाय ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। आए दिन लोगों पर हमले होते रहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। शिकायत देने के बावजूद नगर निगम कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। हिमांशु, क्या हुआ आपके साथ? ड्यूटी से घर आता है जब गाय ने अटैक कर दिया। गाय ने अटैक कर दिया? कहाँ की बात है ये? नंगला रोड की। नंगला रोड की बात है। तो कितने आदमियों को इसने चोट मारी? गाय ने 2 जने थे। 2 जने ने चोट मारी। तो वहाँ कोई CCTV कैमरे वगैरह कुछ नहीं थे? हैं, दुकानों पे लग रहे हैं। दुकानों पे लग रहे हैं। तो कैसी कंडीशन है आपकी? अभी सही नहीं है। सही नहीं है। ये ड्यूटी से घर आ रहा है 11:30 बजे करीब, तो हमें फोन आया अचानक कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे कि हम पहुंचे वहां, पता किया है सबसे, तो पता चल रहा है कि बाइक में एक सांड और गाय ने दोनों ने हमला किया है। उसके बाद जैसे ये उठाया, उठने के बाद पड़े पे भी फिर दोबारा सांड ने फिर दोबारा इसको मार दिया पड़े में। रायबरेली में चोरी जैसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है। कठवारा गांव का निवासी पवन सोनी अपने कुछ साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी आपबीती बताई। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर चोरी की घटना हुई थी, वहीं पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नाम पवन कुमार सोनी, कठवारा रायबरेली।
पुलिस ऑफिस किस लिए आए थे आप? पुलिस ऑफिस इसलिए आए थे क्योंकि 5 तारीख को रात में करीब 1:45 बजे हमारी ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पे नकदी और जेवरात शटर काट के चोरों ने गायब कर दिया। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।